बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और मईशत और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है उसके करप्शन पर हम बात करेंगे। यकीन जाने इस वक्त जो आम चोर डकैत होता है वो कहीं ना कहीं जेल में जाकर अब सजा भुगत कर आ जाता है, लेकिन एक ये मैंने देखा है कि वो जेलों में जाकर उससे बड़ा मुजरिम बनकर आता है और फिर वो डकैतियां शुरू कर देता है। लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो सरकारी अफसरान है, इनके खिलाफ पहले एंटी करप्शन में इंक्वायरियां लगती हैं, फिर उसके बाद अगर बड़ी करप्शन कर लेते हैं तो फिर नैब उनके खिलाफ इंक्वायरियां कर लेता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो ये इंक्वायरियां भुगत कर आ जाते हैं, दोबारा उन्हीं ओहदों पर विराजमान हो जाते हैं। ये हम रोजाना की बुनियाद पर देखते हैं। जिस महकमे में हम जाते हैं वहां पर भी ऐसी काली भेड़े हैं, पता नहीं इनकी एसीआर कैसे बन जाती है, फिर ये रिटायर भी हो जाते हैं और बड़ी बाद में शाहाना जिंदगी गुजारते हैं। आज भी हमारे पास एक ऐसी स्टोरी है, ये महकमा इरिगेशन की है। मेरी महकमा इरिगेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा महकमा है, जो महकमा इनहार को देखता है। इसमें पानी की जो तकसीम है उसके सारे मामला ये देखते हैं। वहां पर एक ऐसा क्लर्क, उसकी स्टोरी हमारे सामने है, जो सुप्रीडेंट तक के ओहदे पर रहकर वहां पर करप्शन के रिकॉर्ड बनाकर रिटायर हुआ है। अब वो अपनी पेंशन के मजे लेगा और फिर जाके मस्जिद की पहली साहब में बैठ जाएगा और फिर लोगों के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां और ऐसी तनकीद करेगा, जी ये हमारा तो माशरा ही करप्ट है। मैंने देखा बड़े बड़े अफसरान जो अपने ओहदे पर विराजमान रहते हैं और उस टाइम करप्शन खुलकर करते हैं, लेकिन जब रिटायर हो जाते हैं तो फिर इनको मुआशरे की बुराइयां नजर आ जाती हैं। और दूसरा नाज़रीन, मैंने देखा है कि यकीन जाने हमारे मुआशरे में अब रिश्वतस्तानी को और करप्शन को बुराई नहीं समझा जाता। हर आदमी जानता है कि हर इदारे के अंदर इस टाइम काली भेड़े हैं जो दिन रात करप्शन करने में मसरूफ हैं। वो उनके पास जितना इख्तियार होता है, मेरा ख्याल है वही इस टाइम बचा हुआ जिसको मौका नहीं मिलता। जिसको भी मौका मिलता है करप्शन करने का, वो जी भर के दिल खोल कर करप्शन कर रहा है। तो नाज़रीन, इनको ये है कि ये जो सरकारी अफसरान है, ये रिटायरमेंट तक करप्शन करते हैं। आम प्राइवेट सतह पर आम आदमी जब चोरी डकैती करता है, वो कहीं ना कहीं सजा भुगत कर आ जाता है, फिर उसके बाद वो चोरी डकैती से बाज भी आ जाता है। लेकिन ये वाहिद चोर डकैत हैं जो कानूनी तौर पर और अपनी जो सीट होती है, जो अपना ओहदा होता है, उसका नजायज फायदा उठाते हुए वो करप्शन लूटमार जारी रखता है और रिटायरमेंट तक वो राशि अफसर जो है वो करप्शन करता रहता है। तो चौधरी अमजद रबानी कारा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो सबसे जरा डिस्कशन करते हैं। जो साहब, आप माशाल्लाह एलडी की लीड करते हैं, बाकी सेक्रेटरीट में भी जाते हैं, बाकी दफातर में भी, एजुकेशन और इरिगेशन से लेकर हर महकमे में आपका आना जाना होता है। सर, मुझे मुझे बताइएगा, ये पाकिस्तान एक मुआससे से बना था और मुआससे पर ही कायम है, जिस मुल्क में एक क्लर्क से लेकर एक आला अफसर तक 22वें ग्रेड तक करप्शन कर रहा हो, लूट मार कर रहा हो और वो मुल्क फिर भी चल रहा हो। आपको ये मुआवजा नहीं लगता? भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये मुझ से कम नहीं है और ये अल्लाह का बड़ा ही करम है। अब इनके जो करप्शन करते हैं अफसराने बाला, इनके जब घर जाके देखे ना तो वो लिखा होता है हाजा मिन फजल रब्बी। ये इसको अपने अल्लाह का फजल समझते हैं। और जो हालांकि कोठियां बनाते रहते हैं, घर बनाते रहते हैं, उसके ऊपर भी यही यही आयत लिखते हैं। ऐसे ही है ना। अब पता है क्या, अब तो देखो ना, करप्शन को जो करप्शन हो रही है ना सर, करप्शन में भी अब कंपटीशन आ गया है। अब कैसा कंपटीशन आ गया है कि आपने मुझे कोई काम कहा, मैंने कहा यार ये 50,000 में होगा। अब आपने मुझे एक और बंदे को कहा, उसने कहा यार मैं 30,000 में करवा देता हूँ। अब वो 30,000 में करवा के तो मेरे साथ आके लड़ रहा है कि यार देखा मैंने 50,000 का काम 30,000 में मैंने करवा सस्ता दिया। करा लिया, अब लेकिन मैंने रिश्वत दी है। इस चीज को हम अपनी खुशकिस्मती समझते हैं, बजाय हाँ, अपना करने के। हम इस चीज को अपनी खुशकिस्मती समझते हैं कि हमने पैसे दे के काम करवाया। ठीक है। अब तो देखें मेरा जी, साहब, अब कहीं में भी काम पैसे दिए बगैर तो नहीं हो रहा। और ये मैं कहता हूँ हमारे मुआशरे में राइज हो चुकी है। मैं अक्सर प्रोग्राम करता हूँ, लोगों को कहता हूँ भैया आपका काम नहीं भी हो रहा ना। मैं एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर का जो मालिक था, आपके साथ ही मिलकर प्रोग्राम किया था, क्योंकि ये हमारी मजबूरी बन गई है, अब हमारा काम ही नहीं होता अगर रिश्वत दिए बगैर। काजी साहब मैं आपको एक चीज बताऊं, पता है क्या, अब मैं भी किसी महकमे में अगर काम किसी का कोई जायज काम हो तब भी जाता हूँ ना, तो वो मुझे हम्म, एक दो दफा वो जाना पड़ता है, फिर वो काम ना लिंगर ऑन हो जाता है। बाद में फिर हम्म, नीचे किसी बंदे से मिलते हैं, कुछ कहते हैं यार ये आपका अफसर हमारी बात ही नहीं सुन रहा, क्या करे। वो कहता है छो सर जी, ਉਹ ਮਿਲੋ ਕਲਰਕ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ हाँ। ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਅਫਸਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਬਤ ਦੀ ਜਗਾੜ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ तो ਕਿਸੇ ਨੂੰ सर ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ यकीन भाई। जाने, हमारे सरकारी अफसरान भी जो रिश्वत वसूल नहीं करता ना, उसको कहते हैं ये जुड्डू अफसर है, इसको इसको छोड़ें, ये तरक्की नहीं करेगा, ये यही रहेगा। बहरहाल मैं चाहूंगा वो जो महकमा इरिगेशन का
स्कैंडल आया हमारे सामने, हमारे जो जराए हैं, मैं चाह रहा हूँ उनको भी साथ शामिल करें, जरा वो पूरी कहानी सुनते हैं कि ये अजब करप्शन की गजब कहानी क्या है और ये बंदे की स्टोरी क्या है। तो मेरे साथ दर्जी साहब हैं, मैं जरा उनसे कॉल मिला लूं, फिर जरा उनसे बात कर लेते हैं, जरा प्लीज वेट कीजिएगा। जब इन्होंने स्टोरी ब्रेक की ना मुझे, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार इस हद तक भी बंदा गिर सकता है। चले एक पैसे का लेन देन तो हो गया, अब इसमें इन्होंने कोर्टें भी इस्तेमाल की हैं। अब देखें जरा स्टोरी सुने। पूरा इदारा करप्ट करके चला गया वो बंदा, और रिटायरमेंट तक कोई कुछ नहीं है। बहरहाल जेड जी साहब, आप मुझे सुन रहे हैं सर? हेलो जी सर, जरा थोड़ा सा स्टोरी बताइएगा, ये करप्शन की कहानी जो आपके पास है, जरा इस शख्स का करैक्टर बताइएगा, ये कहाँ से खड़ा हुआ है और किस तरह उसने इदारे को बर्बाद किया करप्शन करके। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सर, ऐसे है कि ये मोहम्मद आसफ महकमा इरिगेशन डिपार्टमेंट में अकेडमी चौक नियाज बेग में एज ए स्टेनो के ऑर्डर पर था। ठीक है। और उसके बाद यकदम एक ऐसा झटका लगा कि उसके बाद एडमन की सीट पर काम एहसार अंजाम देने लगा। अच्छा। बाकी की सारी सर्विस जो है एडमन की सीट पर काम किया और उसके बाद 5/10/2024 को रिटायर्ड हो गया। और उससे पहले अपने जो है अपना ऑन ड्यूटी उसने अपने जूनियर स्टाफ को प्रमोशन देकर प्रमोट कर दिया बगैर अफसरान के नोटिस से, इतला से। ठीक है, या किया भी है तो ऐसे आदमी हैं कि जो हद तक के कोई आदमी एक इंग्लिश का कोई एक पैरा अपनी तरफ से कोई भी एनीवन कोई एक लिख के दे दे, उसकी कोई ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, कोई इसको पढ़ नहीं सकता। ठीक है, ऐसे उस आदमी को उसने एज ए सुपरिटेंडेंट लगा दिया। मौजूदा आज की डेट में वो सुपरिटेंडेंट की सीट पे काम कर रहा है। नहीं तो सर, ये मिली भगत के बगैर तो नहीं मुमकिन। एक बंदे के पास इतना पावर, इतनी इख्तियारात तो नहीं होते। वो सेक्रेटरी इरिगेशन बाकी अमला जो बाकी एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उन तक ये जो मालूमात हैं वो लीक होकर नहीं पहुंची होंगी। जाहिर है कि वो उनकी सबकी इनकी मिली भगत के साथ हुआ है ना जी। प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल होता है। ठीक है, प्रिंसिपल के नोटिस में प्रिंसिपल ने साइन किए तो जो वो हुआ है ना जी। ओके ओके। अच्छा, ये जो बंदा है जिसकी बात का आप कर रहे हैं, वो स्टेनो भर्ती हुआ और आपने कहा वो अनपढ़ भी है, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, और फिर भर्ती होने के बाद वो एक आला उहदों तक चला गया, और किस तरह चला गया, ये कैसे मुमकिन था, और फिर वो दायरा कैसे चलाता रहा? अच्छा, ये बात है, वो एक गूंगा भी है और बहरा भी है दूसरा आदमी। ठीक है, गूंगा भी है बहरा भी है। ठीक है, और उसको यकदम उसने अदारे की आंखों में मट्टी डालकर उसको भी प्रमोट कर दिया, वो भी अपना सीनियर क्लर्क बना दिया। कमाल नहीं हो गया इस मुल्क में? और फिर वो क्लर्क क्या करेगा? अच्छा, रबानी साहब भी कोई बात करना चाह रहे हैं? जी रबानी साहब। मैं आपको कह रहा हूँ जैदार साहब कि आप ऐसे करें कि इनका ना जरा भाई नेम जरा बताएं हमें कि कौन कौन इन्वॉल्व है। इस तरह तो देखें ना, हम गोल कहानी नहीं कर सकते। अब अगर चीज को हमने उठाना है कि चीज को उजागर करने के लिए, अगर महकमे के अफसरों को ये चीजें नजर नहीं आती, तो हम चाहते हैं कि हम बाई नेम करें ताकि उन तक पहुंचेंगे ये लोग हैं जो करप्शन कर रहे हैं। कल को तो वो कहेंगे जी हमारा तो नाम ही नहीं आया, कल तो वो घुंगरू वो एक दूसरे मुबम सी चीज रहेगी। तो लिहाजा आप बाई नेम बताएं कि कौन एडमन है, कौन चौकीदार है वहां पे, कौन लड़कियां सप्लाई करता है, कौन लड़कियों को दिखा के तो उनपे पर्चे करवाता है, और कौन उनपे जो है उनसे ये कुछ भी हो रहा है वहां पे? जी बहुत कुछ हो रहा है। जी जरा डिटेल से बताइएगा। अच्छा जी, मोहम्मद आसिफ जो है स्टेनो के ऑर्डर पे एडमन सीट पे रिटायर हुआ है। ठीक है, और उसके बाद मलक अमजद बाबू जो कि जूनियर क्लर्क से उठाकर उसको सुपरिटेंडेंट की सीट पर बैठा दिया गया है। क्या बात है? मोहम्मद अमजद बाबू, ठीक है, मलक अमजद बाबू, सॉरी मलक अमजद बाबू साहब। ठीक है, ना तो वो लिख सकते हैं और ना ही वो इंग्लिश का कोई पैरा या इंग्लिश की ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। अच्छा, कितनी अफसोस की बात है। वो उसको सुपरिटेंडेंट की सीट पे बैठा दिया है अपना जनाब सुपरिटेंडेंट साहब मोहम्मद आसिफ साहब ने, एडमन। अच्छा, तो सुपरिटेंडेंट साहब की जो ड्यूटी होती है, जिम्मेदारी होती है, वो क्या होती है एकेडमी के अंदर? सुपरिटेंडेंट की जो ड्यूटी होती है कि वो तमाम जितने नीचे उनकी अपना देखभाल है, ऑफिस में जो फाइल आती है उसको आगे चेक करना है, चेक करने के बाद आगे पेश करना है अपना एडमिन के पास। ठीक है जी, जो भी कोई नोटिस आता है सरकार की तौर से। अच्छा, एक इदारे में जो एकेडमी का पूरा इदारा, वो उसको हेड कौन कर रहा होता है? इसको प्रिंसिपल करता है जी, मेन इधर प्रिंसिपल सब करते हैं, उसके बाद नीचे जो एडमिन होता है। ओके, और प्रिंसिपल साहब के नॉलेज में चीजें आ रही होती है, क्योंकि प्रिंसिपल तो हेड कर रहा होता है, तो उसके नीचे उसका जो जूनियर अमला होता है उसको सारी
उसको सारी मालूमात होनी चाहिए अपने अमले के मुतालिक। जाहिर बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होती है और होनी चाहिए। तो आप ये मिली भगत देख रहे हैं? मिली भगत है। और दूसरा नंबर 2 पे जाहिद बशीर जो कि जूनियर क्लर्क से सीनियर क्लर्क कर दिया गया है और अब तक इसकी स्टोर पर उसकी ड्यूटी रही है, लेता रहा है। ओके, तो सर ये मुझे समझ नहीं आ रही, एक महकमे के अंदर इतनी लूटमार हो रही थी और किसी सहाफी या किसी आम आदमी के नॉलेज में नहीं आई कि शायद इनके खिलाफ वो एंटी करप्शन है ये वकी इदारे में एक दरखास्त दे देता या इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी लगवा देता। बात वो मिली भुगत से काम करते रहे ना जी। सर ये हिस्सा कहाँ से वसूल करते हैं अपना? करप्शन कहाँ पर हो रही थी जिसकी बुनियाद के ऊपर सारे आंखें बंद किए बैठे रहे? वो जो चौकीदार असल जज वो चौकीदार जी 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 सुन रहे हैं। ये जो जाहिद बशीर है जो जूनियर क्लर्क से सीनियर क्लर्क कर दिया गया और अब तक स्टोर कीपर की ड्यूटी लेता रहा है एडमन, और वो सीनियर क्लर्क की सीट पर काम सर अंजाम दे रहा है अब मौजूदा। और तो और मजे की बात यह है कि जाहिद बशीर है जो है वो गूंगा भी है, बहरा भी है, ठीक है, जूनियर क्लर्क का सर अंजाम दे रहा है। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये करप्शन कहाँ पर कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा पीएचए में बोगस माली रख ली है, बोगस माली की तनख्वाहें ले रही, कुछ दे दी कुछ जेब में डाल दी। अब यहाँ पर ये करप्शन में इन्वॉल्व कहाँ पर थे, फंड्स कहाँ पर आते हैं और फंड्स में खुर्द-बुर्द कहाँ होती है? यहाँ पे इन्होंने इनकी प्रमोशन बनती नहीं है, ठीक है। कैसे प्रमोशन बनती है कि एक आदमी अनपढ़ है, पढ़ लिख नहीं सकता, उसको सुपरडेंट कैसे लगा दिया? ओके हो गया, चले यहाँ पर मैं बात मान लेता हूँ, लेकिन मैंने कहा ये लोग फिर रिश्वत कहाँ से वसूल कर रहे थे? क्योंकि जिस ओहदे पर बैठा होता है बंदा वहां पर वो कोई ना कोई काम पब्लिकली कर रहा होता है और उन कामों के इवज वो रिश्वत तलब कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे जो जी जी कह रहे साहब, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ करप्शन वसूल करता है और जो सारा जो एक वो सिलसिलाकार बनाता है ना, वो एक ग्राउंड जो बनाता है बंदा, वो है चौकीदार। वो जुबैर को क्या नाम है उसका, इससे पूछेंगे जरा, उसकी स्टोरी सुनाए। असल जो फसाद की जड़, काम की जड़ है, जो रिश्वत वसूल करने वाला बंदा है, वो जुबैर चौकीदार है, उसकी स्टोरी। जुबैर जो चौकीदार है जी, जुबैर चौकीदार वो इधर ड्यूटी चौकीदार की करता है अकेडमी में, और इसने शनाज बीबी और जैनब बीबी की सरपरस्ती का काम सर अंजाम देता है। तो सर ये सिलसिला कब से चल रहा है? और मैं हैरान हूँ कि आपने चले एक कदम उठा लिया, आपने कोई हिम्मत की, बकिया जो वहां पर सरकारी मुलाजमीन है वो अपनी नौकरी बचाकर बैठे हुए हैं। सर आज भी अभी इसी वक्त अभी मुझे फोन आया इसी वक्त चंद मिनट पहले कि आज भी उसने जैनब बीबी ने एक आदमी पे एफआईआर करवा दी है बगैर किसी इतला के, बगैर किसी नोटिस के। किसी आदमी अफीसर ने थाने में बुला के जहमत नहीं की कि उसको सुना जाए या उसकी अकेडमी में जो कोई इंक्वायरी लगी है उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट जाएगी तो उसके ऊपर एफआईआर दे दी है। ऐसा जो है ना आंखें बंद करके हर आदमी काम कर रहा है। नहीं, ये इस बीबी का क्या किरदार है? ये औरतें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? औरतें इन्होंने रखी हुई है नजायज उधर कागज की बनी रखी हुई है क्वार्टरों में, ठीक है। उनका कोई इधर से लेना देना नहीं है क्वार्टरों में या डिपार्टमेंट से। अच्छा, ना उनकी कोई जॉब है, ना वो सफाई सुथराई का काम करती हैं? ये होता है ना हमेशा घरों में कुछ काम वालियां रखी होती हैं, उनका स्टेटस क्या है इस टाइम? वो सिर्फ और सिर्फ एक आम, जैसे आप समझते हैं घर में नुकरानी रखी होती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है? जी ऐसे है कि एक रियाज हुसैन प्राचा था जो जूनियर क्लर्क था, उस ठीक है, उसका तल्लक था एक प्राइवेट आदमी से, मोहम्मद अनवर नामी शख्स से। उसने अपने घर में एक कमरा उनको दिया हुआ था हुसैन प्राचे ने, ठीक है। वो उसकी डेथ होगी, डेथ होने के बाद वो जो जिसको कमरा दिया था उसकी वो बीवी बन गई। बाद में वो अपने अनवर नामी शख्स को छोड़कर वो रियाज हुसैन प्राचा की बीवी बन गई, ठीक है जी। अच्छा, बगैर तलाक दिए, बगैर कोई कागजी कार्रवाई किए, बगैर किसी कार्रवाई के, ठीक है। उसके जो पहले बच्चे हैं उनके वो अपना रियाज हुसैन के नाम से उनकी वल्दियत है, उनके आईडी कार्ड होंगे, उनकी अपना जो भी अंदराज है उनके रियाज हुसैन के नाम से है। अच्छा, तो अब इन औरतों का काम क्या है, ये इनका धंधा क्या है इस टाइम, और किस तरह इस माफिया को वो सपोर्ट कर रही है? इनका धंधा ऐसे ही है कि आज एक आदमी पे कल दूसरे आदमी पे एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन पे अगर काम हो गया ठीक है, नहीं तो एफआईआर होगी। एफआईआर करके ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल करने के बाद उससे एक मिनट, ये एप्लीकेशन क्यों देते हैं, किसके खिलाफ करते हैं? को महकमे के लोग होते हैं या प्राइवेट लोग होते हैं?
महकमे के लोगों को कॉलोनी एक एरीगेशन की कॉलोनी है, उसमें जो लोग रहते हैं, काम करते हैं, उनके ऊपर खिलाफ ये दायर करवाता है। और इसका एक ओके, कितनी तादाद में कॉलोनी में वर्कर्स या लोग रह रहे हैं, वहाँ के अमले के अफराद? तकरीबन 50-60 के करीब तो होंगे। ओके, 50-60 लोग हैं, और वो जिसमें से किसी को इतराज होता है या कोई आवाज उठाता है तो फिर उनके खिलाफ इन बीपीओ के जरिए कोई एफआईआर, मत दबाव में लाना था, ये हमारे यहाँ वतीरा बन गया हुआ ना जी। और उनका प्रूफ सबूत एफआईआर भी साथ हैं, उनकी एप्लीकेशनें भी लगी हुई हैं, जिनसे कंप्रोमाइज एप्लीकेशन पे हो गया वो खत्म होगी, ठीक है। उसके बाद जिनकी एफआईआर होगी वो उसके बाद कंप्रोमाइज किया उन्होंने, पैसे लेके भारी रकम वसूल करके, तो उसके बाद कंप्रोमाइज किया। नहीं तो ये सर मुझे बताइए, कैसे मुमकिन है कि एक चलती फिरती औरत किसी बंदे के ऊपर जाके इल्जाम लगा दे कि इसने मुझे छेड़ा है, इसने मेरे साथ ये किया है? क्या इल्जाम क्या लगाती होंगी ये औरतें? सर ऐसे हुआ कि कोई इलेक्ट्रिशियन आ गया जी मेरे घर काम करने के लिए, उसने जी मुझे तंग किया, मुझे छेड़ा, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे ऐसे कर दिया, मुझे टच किया, ठीक है। ऐसे कोई भी आदमी, कोई एक दूसरा में के जो ऐसे जो आते जाते। ओके, तो आपको ये लगता है कि इसमें पुलिस अफसरान भी मिले हुए हैं? ये पुलिस अफसरान भी हैं, और उसके बाद जुबैर करता जुबैर, उसका जुबैर का एक भाई है जो मोटरवे पुलिस में मुलाजिम है, वो भी इसके साथ रहता है विद फैमिली, उधर से अपना हाउस रेंट लेता है मोटरवे से। ओके, चले मुझे आखिरी बात का जवाब दें कि इसके अंदर ये सारे गोरख धंधे के अंदर मुझे ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारे लड़ मार रहे हैं और ये सारा धंधा कर रहे हैं। फंड्स कहाँ पर आ रहे हैं और कमाई कहाँ से हो रही है? ये कमाई ऐसे हो रही है ना कि एक बीबियां इन्होंने जो रखी हैं, एप्लीकेशन एफआईआर करवाने के बाद उनसे भारी रकम वसूल करते हैं। जुबैर नामी चौकीदार है, वो जो रिटायरमेंट के करीब आता है ना अफीसर कोई भी, तो मुलाजिम या बड़ा कोई अफीसर उसको ब्लैकमेल करता है कि अपनी प्रमोशन से अपना रिटायरमेंट से पहले मुझे इतने पैसे दो, 2 लाख रुपए दो, वरना मैं उसकी एसीआर खराब कर दूंगा, जैसे कि पहले वाले लोगों के ऊपर अपना एप्लीकेशन और एफआईआर करवाएंगी। अच्छा, इन औरतों को भेजकर उनके ऊपर मुकदमात बनाते हैं, झूठे इल्जामात लगाते हैं और उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये एक धंधा चल रहा है। और इसके अलावा जो अपनी मराहत और अपनी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं वो अलग से हैं, जो उनका ग्रेड बनता है उस ग्रेड के मुताबिक उनकी ये तनख्वाह नहीं बनती, लेकिन चूंकि बोगस भर्ती है और रिश्वत दे के भर्ती किए हुए या भर्ती हो चुके हैं, तो इसी बुनियाद के ऊपर वो करप्शन कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, और 3 आदमी ऐसे हैं कि जिनके जाली अपना मेडिकल है, एक ही डॉक्टर की इश्यू किए हुए हैं, ठीक है। आज एक भी आदमी शाहद जाफर ड्राइवर का जो है ना, वो जाली मेडिकल पे ड्यूटी कर रहा है, आज भी 7-8 साल से ड्यूटी कर रहा है, आज भी मौजूद है। चले जी, जोई साहब क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, अपना जी के साहब, आपको फिर बाद में इनका भी मौकफ लेते हैं। ये जो बंदे जिनके नाम लिए हैं, इनके फोन नंबर्स भी हमारे पास आ गए हैं, इन पे जो एफआईआर हुई हुई है वो भी हमारे पास इस वक्त मौजूद है, वो हम अपनी स्लाइड में चलाएंगे अभी, ठीक है। उसके बाद जी इसका अभी देखते हैं क्या करना है। ये तो कहानी अभी लंबी है, अभी तो ये एक बंदा सामने आया है, तो इसको हम इसकी और इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, और इंशाल्लाह ताला इसको ना पूरी तरह बेनकाब करके ना, तो जो लोग हैं ना, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। तारा साहब, मैं कसम से सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि इस तरह की कहानियां हर महकमे में है, हर इदारे में है, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब ये है कि अब गिने चुने लोग ऐसे होते हैं कि जो इनके खिलाफ बोलते हैं।